नमस्कार, स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होती है और एक बड़ी ही चर्चित मूवी का एक बड़ा फेमस गाना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, कल कैसे बेहतर बने, इसी बेलगाम अंधी दौड़ में हम सब दौड़ते जा रहे हैं और सब भूल रहे हैं कि आज कैसे बेहतर हो इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हम कैसे खुश रह सकें इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कभी सवाल हमने खुद से पूछा ही नहीं, जबकि ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य किसी के भी जीवन का सबसे पहला सुख होता है। आज हम इसी असल सुख यानी हमारे शरीर की बात करने वाले हैं और हम कितने स्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं। और आज जैसे कैंसर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज जैसी बीमारियां ऐसी हैं जो आपके और हम सबके घरों में घुस चुकी हैं। दौड़ भाग भरी लाइफ स्टाइल के बीच कब हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, कब शुगर का शिकार हो जाते हैं, यह हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है? क्या डायबिटीज पर कंट्रोल समय रहते किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो आज आपके और हमारे सभी के मन में है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान कैंसर सर्जन हैं और होलिस्टिक हीलर भी हमारे साथ, डॉक्टर अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में तमाम वो सवाल होंगे और उन्हीं सवालों को लेकर कुछ जिज्ञासु दर्शक जिनके बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे कुछ चार खास हमारे लोग भी हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर साहब करते हैं। जो एक सवाल मैंने अभी अपनी ओपनिंग में कहा कि स्वस्थ हैं क्या हम, ये बड़ा सरल तो है, लेकिन कहते हैं कि अक्सर कठिन चीज़ें सरल ही होती हैं। कि क्या हम सही में हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, इसका क्या जवाब? जनाब देखिए, आपने वो पहलू छुआ है जी कि पूरी हेल्थ केयर इंडस्ट्री उस पर बात नहीं कर रही। हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य का केयर। स्वास्थ्य है क्या ये नहीं पता है। तो कहते हैं कि जब जीवित हैं, आत्मा क्या है पता है आपको? उसी आत्मा को जब रियलाइज करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, मतलब इंसान कहीं पहुंच गया जी। उसी पे आज चर्चा करें जी। और आपकी और हुजूरों की इजाज़त हो तो मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। शायद उससे बहुत सारे पहलू जीवन के खुल के आए और तब वाकई पता चलेगा कि बीमारियां हम खरीद रहे हैं, बाजार से लेके घर तक आते हैं। तो इजाज़त है। ज़रूर ज़रूर। तो डॉक्टर साहब एक हमारे साथ प्रेजेंटेशन जो है वो भी शेयर करने वाले ताकि बहुत आसानी से आप समझ सकें। जी डॉक्टर साहब। प्रेजेंटेशन का टॉपिक ही मैंने रखा है नो योर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। अपने जीवन और जीवन शैली को समझें। उस पर मैंने लिखा नो टू मॉडर्न एपिडेमिक, आधुनिक महामारी। कोविड का टाइम सबने सुना, पैंडेमिक। एपिडेमिक मतलब कोई बीमारियां उस क्षेत्र में होने वाली संख्या से ज़्यादा होने लगे। आज कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अपने घर में आकलन कर लीजिए, कौन सा ऐसा घर है जिसमें हर दिन हर कोई व्यक्ति दवा नहीं खा रहा हो, चाहे दवा कोलेस्ट्रॉल की हो, थायराइड की हो, डायबिटीज की हो, उसी पे पूरी चर्चा होगी जी। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत हम करें जी। जिंदगी, लाइफ, जीवन है क्या? क्या जीवन वो है जो हम डेट ऑफ बर्थ जब पैदा हुए और जब आखिरी सांस ली, क्या दो सांसों के बीच के सांस को हम जीवन कहते हैं? तो फिर वो क्या था जिस दिन मदर फादर मिलते हैं, ओवम स्पर्म फर्टिलाइज होता है, ज़ायगोट बनता है, मेडिकल में हम उसको भी लाइफ कहते हैं, भ्रूण, इसलिए भ्रूण हत्या की बात हुई। तो क्या उसको जीवन कहें? हिंदू फिलॉसफी में कहा गया द्विज, एक जन्म जिस दिन माता पिता संपर्क में आए और दूसरा जन्म जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, और त्रिविज जब सेल्फ एक्चुअल लिबरेट हो गए, मोक्ष की प्राप्ति, उसको इसलिए त्रिविज कहा जाता है। फिर अगर ये जीवन है तो फिर क्या 2 साल के जब हम बच्चे थे वो कौन था, आज हम कौन हैं, कल जो होंगे वो कौन होगा? इसलिए जीवन को समझना जरूरी। हमारे एक उस्ताद ने लिखा, ब्रजनारायण चकवस्त का शेर है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। व्हाट इज लाइफ? गैदरिंग ऑल द कंपोनेंट्स इन योर लाइफ, डे टू डे एक्टिविटी। मौत क्या है? ये घटक आपके विघटित होने लगे, यही मौत है। मतलब फाइनेंशियल डेथ, सोशल डेथ, मेंटल डेथ, फिजिकल डेथ को हम सिर्फ जानते हैं, बाकी डेथ की हम बात नहीं करते हैं। इसे शुरुआत करें आगे। लाइफ एंड लाइफस्टाइल। जब हम लाइफ की बात करते हैं, जीवन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ एंड आउटकम ऑफ लाइफ। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल कैसी, जीवन शैली कैसी है आपकी, ये डिसाइड करता है आपका हैबिट, एटीट्यूड, टेस्ट, मोरल स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक लेवल। एज क्या है? बहुत सारे डेफिनेशन हुए एज के कि जन्म से लेके अभी जो लेटेस्ट चल रहा है बायोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज डेट ऑफ बर्थ, बायोलॉजिकल एज जो हमारा डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट, क्रोनोलॉजिकल एज
जो डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट के बायोलॉजिकल एज जो बॉडी किस एज में है उसके लिए एक मशीन भी आ गई है। जैसे मैं दर्शकों के साथ कन्फेस कर दूं कि मेरा बायोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज में कितना डिफरेंस है। क्रोनोलॉजिकल एज मेरा है 52, बायोलॉजिकल एज है 32। मतलब 32 साल का लड़का जितना स्वस्थ होगा अपने पैरामीटर से मैं वही हूँ। तो 20 साल मेरी ज़िंदगी ऐसे बढ़ी तो शायद मैं कमाई करूँ तो 20 साल ज़्यादा कमाई करूँ, मैं ज़्यादा स्वस्थ हूँ। इसी से चलिए ब्लू जोन्स इन द वर्ल्ड 6 डिसाइड किए गए जहाँ 100 साल से ऊपर के व्यक्ति जीवित हैं और लाइफ विदाउट पिल्स, मतलब दवा नहीं खा रहे हों, जिसमें ओकिनावा जापान में है जिसमें सबसे ज़्यादा 136 साल 138 साल के लोग जीवित हैं बिना बीमारियों के। इसको कहते हैं जीवन। इसलिए हेल्थ स्पैन एंड लाइफ स्पैन की बात हुई कि वो जीवन बीमारियों के बिना, दवाइयों के बिना जो कटे, एक्चुअल लाइफ स्पैन हेल्थ स्पैन के बराबर होना चाहिए जी। तो चलिए पहली शुरुआत, हेल्थ, स्वास्थ्य है क्या। हमारा मॉडर्न मेडिसिन कहता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरे एब्सेंस ऑफ डिजीज। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तरह से स्वस्थ होना। आयुर्वेद हमारा कहता है सम दोष समग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब सभी चीज़ों का सम अवस्था में हो जाना, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न हो, तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। तो इससे लोग सोचे कि कितने लोग अभी स्वस्थ हैं। अब इसमें मैं ये बात जब कह रहा हूँ तो आपको लग रहा हो कि बाकी डॉक्टर्स भी तो बीमार हो रहे हैं। क्यों? जरा ध्यान से सुनिए कि डॉक्टर्स दे आर वर्किंग फॉर सिक केयर। सिक केयर मैं कह रहा हूँ कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सिर्फ बीमारियों का इलाज होता है। तो जिसको आप रोज रोज मैनिफेस्ट करेंगे आप उसी के शिकार होंगे। वो हेल्थ केयर क्या है? वेलनेस, मतलब प्रोएक्टिवली आप उस चीज़ को अपने साथ रखें। स्वास्थ्य है क्या? स्व स्थिति इति स्वास्थ्य, स्व में स्थित रहना, जैसे आप हैं उसी तरह रह जाए वो स्वास्थ्य है। सिक केयर मैंने क्यों कहा? आपको एसिडिटी होती है, एसिडिटी की एसिड को कम करने के लिए दी। हाइपरटेंशन होता है, दवा हाइपरटेंशन को कम करने के लिए दी गई। डायबिटीज में ब्लड शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल करने के लिए दी गई, लेकिन कभी भी इस बीमारी को खत्म नहीं किया गया। तो ये बीमारियों का इलाज है, न कि ये वेलनेस है। आई एंड वी, आज हर इंसान न्यूक्लियर की बात कर, आई स्वयं, मैं के ऊपर नहीं जा रहा है। स्टैंड फॉर इलनेस। जब हम बात करते थे वी, हम की, दैट स्टैंड फॉर वेलनेस। जीवन शैली संबंधित ये बीमारियां देख लें। दर्शकों को भी मैं कहूँगा कि कितने घर में देख लें ये बीमारी है कि नहीं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, अल्जाइमर डिजीज, बच्चों में एडीडी, कैंसर। क्या वाकई ये बीमारियां हैं? आर दोज डिजीज आर जस्ट डिजीज और जस्ट मैनिफेस्टेशन? मैं हर समय कहता हूँ ये बीमारियां हैं ही नहीं। किसी चीज़ का परिलक्षित होना ये दिखाता है बीमारी कहीं और है। लेकिन बिग फार्मा, बिग हॉस्पिटल्स एंड बिग doctors and government will not tell you the fact. The reason these diseases are not disease is doctors and government tool to fool you. बेवकूफ़ बनाने के लिए बीमारियों को नाम दिया गया। Common is not normal. आज अपने पार्क में आप फोटो लेके देख लें, इस तरह की समस्या, मोटापा कॉमन हो चुका। यूएस जिसको लोग फॉलो करते हैं, 93% ऑफ अमेरिकन, वहाँ का आंकड़ा बता रहा हूँ, सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब 7% अमेरिकन सिर्फ स्वस्थ हैं और भारत उसी को कॉपी करता जा रहा है। भारत के पास अगर ये समस्या बढ़ी तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं जिसको बीमारी कहता हूँ वो बीमारियाँ ये हैं जो साइंस के विद्यार्थी होंगे समझ लेंगे। ग्लाइकेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, इन्फ्लेमेशन, एपिजेनेटिक्स एंड ऑटोफेजी। टेक्निकल है, लेकिन इनको बीमारी क्यों नहीं कहा गया? जरा ध्यान दीजिएगा कि दीज डिजीजेज आर नॉट डिजीज बाई ICD, जो कोडिंग होती है डिजीज की, कारण इसकी कोई दवा नहीं बनी है। दीज डिजीज आर नॉट ड्रगेबल, ये फूडेबल है। आपके खाने पीने को ठीक करके इसको वापस कर सकते हैं। और ये एक्चुअल मॉलिकुलर हेल्थ है जो किसी लेबोरेटरी टेस्ट में आपको नहीं दिखेगा। देयरफॉर रीनेमिंग इज द नीड। आजकल नाम बदलने की परंपरा चल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन स्वस्थ की बात नहीं हो रही है तो उसका नाम कर देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इल एंड सिक। हॉस्पिटल्स को हेल्थ केयर कहा जाता है, लेकिन वहाँ टीबी का इलाज, हार्ट का इलाज, कैंसर का इलाज हो रहा है, तो उसका नाम हेल्थ केयर की जगह सिक केयर करना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं कि जब मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ रहूँ, लेकिन वो तभी आपको इंश्योरेंस देगा जब आप बीमार होंगे, अस्पताल में भर्ती होंगे, तो उसका नाम सिक इंश्योरेंस करना चाहिए। रीनेमिंग इज द नीड। अनदर मॉन्स्टर, ये सारी चीज़ों के ऊपर फूड इंडस्ट्री, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये आपको किल कर रहा है। करता क्या है? दे आर टेकिंग आउट द फाइबर
एंड एडिंग शुगर टू मेक द पीपल एडिक्ट बना रहा है। और वो किस लिए कर रहा है? इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, SHELF, शेल्फ मतलब अलमीरा पे रखने की उम्र बढ़ा दी, खाना लंबा चलेगा, लेकिन डिक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ, SELF, जो लोग खा रहे हैं वो अपनी उम्र कम कर रहे हैं उससे। ये यंग एंड हेल्दी रहने का सबसे बड़ा जो धोखा है इसी से है। नीड ऑफ द आवर क्या है? फंक्शनल एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। किस व्यक्ति को क्या जरूरत है, हमें इसको फंक्शनल मेडिसिन पर्सनलाइज करना होगा। एक चीज़ सब पे नहीं चलेगी। एंड रियल नीड ऑफ द एरा इज लाइफ विदाउट पिल्स। जो जीवन मैंने समझाया वो बिना दवाइयों के अगर हो, एक्चुअल जीवन वही है। इसके लिए आप इस ग्राफ को देखें, 90 to 95% ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज आपके वातावरण में है। सिर्फ 5 से 10% इंक्लूडिंग कैंसर, 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है, बाकी सब आपके वातावरण में है। उसमें डाइट, खाना आपका 30 से 35% है। ओबेसिटी, अल्कोहल, टोबैको, इन्फेक्शन बाकी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूज़ 18 का मैं शुक्रगुजार हूं कि इतने भागम भाग की ज़िंदगी में आपने इस तरह का प्रोग्राम किया। लोग सोचते हैं डिजिटल एरा में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द गूगल, हम 5G से डाउनलोड कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश च व्याधिता औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मित्र से च। जब आपका 3G 4G नहीं होगा तो जो आपके जहन में दर्शक ये प्रोग्राम डाउनलोड करके रखेंगे और जब बार बार सुनेंगे उनके जहन में बात उतर जाएगी और अपने जीवन को बदल सकेंगे। चाणक्य ने कहा, पुस्तकेषु चैव विद्या परहस्तेषु यथा धनम उत्पन्नेषु कार्येषु नास विद्या नाता धनम। पुस्तक में रखी विद्या दूसरों के हाथ में गया धन, जरूरत पड़ने पर कभी काम नहीं आती है। इसलिए इसको अपने जीवन में उतारें। 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही 5 एलिमेंट्स से किसी भी फिलॉसफी को उठाएं। इसी के डिस्टर्बेंस से ही कोई ना कोई बीमारी होती है। लोग पूछते हैं आप कैंसर सर्जन ने जब खोला तो बॉडी के अंदर मिट्टी थी, पानी था। ये 5 एलिमेंट्स ये दिखाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी के प्रोड्यूस से हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं और उसी के डिस्टर्बेंस से हम बीमार हो रहे हैं। इसीलिए मैं हर समय जो बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि मेरी स्ट्रेटजी है लाइफ विदाउट पिल्स रखने की। MMS नहीं, स्कैंडल वाला MMS। फर्स्ट M इज मील, सेकेंड M इज मूवमेंट, थर्ड M इज माइंड स्टफ एंड फोर्थ इज S, दैट इज स्लीप। इन्हीं 4 चीज़ों पे काम करें, इसको उतार लें अपने जीवन में। मील, हर समय मैं कहता हूँ फूड इज नॉट फूड। इसका मतलब डेफिनेशन फूड का क्या है? अ सबस्टेंस विच हेल्प इन ग्रोथ और बर्निंग, दैट इज फूड। अब जब आगे देखेंगे, नोवा क्लासिफिकेशन ब्राजील ने दिया, उसने कहा टाइप 3 एंड टाइप 4 टाइप ऑफ फूड इज प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको मैं कहता हूँ P फॉर प्रोसेस्ड एंड P फॉर पॉइजन। ये प्रोसेस्ड फूड इज पॉइजन फॉर ह्यूमन काइंड। भोजन के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्धर्दम भिक्षाम देहि च पार्वती। पहले भिक्षा में अन्न दिया जाता था और आज ये पैसे लेते हैं ताकि वो फास्ट फूड खरीद सकें। ये हमारे समाज का न्यू नॉर्मल हुआ, इससे हमें समझना चाहिए। इस फास्ट फूड को मैं न्यूट्रिशनल पॉवर्टी कहता हूँ। पोषण के तौर पे आप गरीब हो चुके हैं, आप अच्छे नहीं हैं फास्ट फूड कल्चर में। प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि उस पर चर्चा होगी। इसमें फाइबर कम कर दिया जाता है, फ्रुक्टोज बढ़ा दिया जाता है ताकि आप एडिक्ट हो, गट माइक्रोबायोम को खराब करता है, इंसुलिन स्पाइक कराता है और आपको बीमार करता है। इसमें खाने की एक भी क्वालिटी नहीं है इस फूड में। इसको जंक फूड कहते हैं। जो लोग ईमेल करते होंगे, जंक मेल मतलब जो कचरा है, और इस कचरे को आप पेट में डाल रहे हैं तो आप बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि इस तरह के खाना खाने से एसिडिटी, हार्टबर्न, हार्ट डिजीज और कैंसर होता है। श्रीमद् भगवत गीता 17वें अध्याय 9वें श्लोक में लिखा गया, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रोक्षम विदाहिनी आहार रासश्रेष्ठा दुख शोकमया प्रदा। इस तरह खाना खाने दुख और शोक की प्राप्ति होती है। हमारा मॉडर्न मेडिसिन भी प्रूव कर चुका। चाणक्य ने कहा था, भोजन भोजन शक्ति च रति शक्ति वीरांगना विभवो दान शक्ति च न अल्पस्य तपसा फलम। किसी को भोजन मिल जाए, भोजन पचाने की शक्ति हो, अपनी स्त्री को खुश रखने की शक्ति हो जाए, दान देने की शक्ति, किसी छोटी तपस्या का फल नहीं है। आज हम किसको मान रहे हैं? बाइबल में खाने का जो डिस्क्रिप्शन है, समराइज करके मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कहता हूँ, रसोई के 3 प्रकार हैं। भगवान की रसोई, प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जो है आप खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, हरी सब्जियां, फल। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन आपके किचन में बना, आपने गरम खा लगे। और शैतान की रसोई, जितनी चीज़ें पैक्ड एंड प्रोसेस्ड आ रही है आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है, इसको अपने जीवन से हटा दें। व्यंजन की विविधताएं भारत की देखिए इतनी सारी है। इसमें हाई फाइबर बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे खाने में होता था। गट माइक्रोबायोटा, गट माइक्रोबायोटा में
एक इंसान के गट में 30 से 40 ट्रिलियन माइक्रोबायोटा मतलब बैक्टीरिया है। ये हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबको डिसाइड करता है। लेकिन सब्जियों की जब मैं बात कर रहा हूँ, 3 पॉइजनस वेजिटेबल, टेलीविजन पे प्रोग्राम चला था, यमुना खादर की सब्जियाँ हैवी मेटल से लोडेड है, उन सब्जियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, खाने के बाद कब खाना खाना है, भूख। ये खास करके कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कुछ भी देखते हैं, गुजर रहे थे, पिज़्ज़ा का टुकड़ा देखा, समोसा देखा, उठा के खा लिए, भूख नहीं थी आपकी, तभी खाना खाना है। भूख न देखे जूठी भात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। जब इस तरह की भूख लगे खाना तब खाना है, अदरवाइज वो वासना है जब बीच में आप खाते हैं वो आपको बीमार कर रहा है। ईटिंग विंडो, जब भी हम खाना खाते हैं इंसुलिन स्पाइक होता है और ये इंसुलिन स्पाइक आपको बीमार कराता है। ईटिंग विंडो अपना रिड्यूस करें बिटवीन 6 to 8 आवर्स। 2 मील जो ले रहे हैं 6 से 8 घंटे के अंदर लें। जो बार बार आप खाना खा रहे हैं और रात को खाना खा रहे हैं वो आपके लिए डैमेजिंग है। स्वास्थ्य की थाली, फाइबर फर्स्ट, खाने में सबसे पहले फाइबर खाएं, मतलब सलाद, सब्जी, उसके बाद प्रोटीन, फैट, और उसके बाद अगर लेना है कॉम्प्लेक्स कार्ब 1 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से कुक्ड कार्ब कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसको केमिकल से प्रोसेस से फाइबरलेस नहीं किया गया, इस तरह का कार्ब ले सकते हैं। शुद्ध भारतीय भोजन में बार बार क्यों कह रहा हूँ, शुद्ध भारतीय भोजन का मतलब है ज़्यादा फाइबर, एंटी कैंसर, हरी सब्जी एवं फल एंटी कैंसर, हल्दी एंटी कैंसर, अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन, ये औषधीय का काम करता है, ये दवाई है। इसलिए फॉर्मूला है, एक यूएस के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उसने कहा फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर एंड सपोर्ट द ब्रेन। ये फॉर्मूला दिया रॉबर्ट एच लस्टिग ने। इसने कहा ये करने के लिए मैं जो फॉर्मूला देता हूँ, ईट रॉ एंड रियल, रॉ खाएं, रियल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, खाने की अवधि 8 घंटे से कम कर लें, लो और नो प्रोसेस कार्ब लें, रीडिफाइन योर फूड रादर देन रिफाइंड फूड, फाइबर फर्स्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके खाने में हो, एंड नो हेडोनिक ईटिंग, जो मैंने बताया गुजरते हुए खाना खा लेते हैं सुखवाद के लिए, उसको बंद करें। प्लांट बेस्ड फूड लें, प्रोटीन बेस्ड खाना लें, फैट एंड वेरी लो कार्ब, होलसम फूड फॉर होलसम हेल्थ। ये फॉर्मूला है जिससे आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। क्षिति के बाद जल, जल ग्रहण माना जाता था, जल निःशुल्क है, फ्री है, शुद्ध है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, इसलिए जितना वजन है उसका 1/20वां हिस्सा अगर पानी लेते हैं तो टॉक्सिन्स आपके निकल जाएंगे बॉडी के। लेकिन आज पानी भी बिक रहा है, बॉटल में बंद है। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ बड़ी छोटी जगह थी, घर के बगल में गौशाला था, आगे गंगा थी, पीछे बागीचा था। एक बार कहीं से कार्यक्रम करके मैं लौट रहा था तो मैं ढूंढ रहा था हवाई जहाज़ से, दिल्ली प्लेन लैंड करने वाली थी, कि मेरा घर कौन सा है। दिल्ली में सिर्फ मुझे कंक्रीट जंगल दिखा, कोई न तालाब। उसी में एक कविता लिखी, बीच की 4 पंक्तियाँ ये है, दिल्ली को मैंने कहा पत्थरों का शहर, कंक्रीट जंगल, पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है, क्षीर बंद था, नीर बंद था, पानी बॉटल में है, नीर। क्षीर बंद था, नीर बंद था, और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहाँ, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया मेरा। योग रत्नाकर भी कहता है, आधा पेट खाना खाएं, 1/4 पानी को जाने की जगह रखें, और 1/4 चर्निंग से जो गैस बने उसको निकलने की जगह। आज लेकिन इंसान क्या करता है, यहाँ तक खाना खाएगा और डॉक्टर उसको दवाइयाँ देंगे तो सुबह थायराइड की गोली, डायबिटीज़ गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, पेट तो दवाइयों से भरा है, दोपहर की दवाई, शाम की दवाई। अब कहाँ खाना खाए, कहाँ ये करे? क्या ये पॉसिबल है? मॉडर्न मैन स्टमक को हम रिवर्स करके विदाउट मेडिसिन स्टमक को कर सकते हैं, ये संभव है। अगर इस फॉर्मूले को करेंगे तो आप वापस चले जाएंगे। दूसरा पॉइजन, कलर्ड एंड फ्लेवर्ड पॉइजन, जिसको आमतौर पे गुटखा कहते हैं, किलिंग द पीपल। सिगरेट एंटर्ड मेनी हाउसेस। जितने लोगों से मैंने पूछा कि सिगरेट क्यों पीते हैं, किक, अलर्ट, एक्टिव और स्टेटस सिंबल और स्टाइल, 1-2 मिनट का स्ट्रेचिंग योगासन, इससे ज़्यादा आपको अलर्ट एंड एक्टिव रखेगा, करने की जरूरत है। सिगरेट में इतने सारे केमिकल है, डॉक्टर हूँ, कोई दवा लिखता हूँ तो मरीज पूछता साइड इफेक्ट क्या है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि सिगरेट में जितने साइड इफेक्ट्स हैं शायद धरती पे कोई भी ऐसा केमिकल नहीं होगा, इतने साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन लोग सिगरेट पी रहे हैं। अल्कोहल मतलब रंगीन पानी, आमतौर पे इसको शराब, साहित्यिक लोग हाला कहते हैं, कुछ लोग मदिरा कहते हैं। जितनों से पूछा, पहला अल्कोहल लेने के बाद आई एम द किंग, दूसरा ऑल इज वेल, तीसरा नो टेंशन, बिंदास है भाई। यही 3 फीलिंग है। जब सिगरेट लेते हैं
तो कई लोगों ने अल्कोहल लेते हैं, तो कई लोगों ने कहा कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिख दी। सर आप तो मना कर रहे हैं। अब मधुशाला में उन्होंने क्या लिखा था जरा गौर कर लें। मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, मधुर भावनाओं से भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। एक वर्ष में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किस दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, रोज मनाती मधुशाला। उन्होंने पब और बार की बात नहीं कही थी, अपने समाज में मधुर भावनाओं की बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था अल्कोहल इज नॉट द आंसर टू लाइफ क्वेश्चन। तो विजय माल्या ने जब लॉन्च किया किंगफिशर, तो उन्होंने महात्मा गांधी कोट करके लिखा, इसलिए मुझे बताना जरूरी पड़ रहता है। एटलीस्ट यू कैन, इट हेल्प्स यू टू फॉरगेट द क्वेश्चन। तो इन दोनों को कोट करके मैंने लिखा, एटलीस्ट यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन सर्च फॉर द आंसर, चॉइस इज योर्स। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी गांधी जी आपके नोट पे हैं और एक आपका नोट लेके भागा हुआ है, चॉइस आपकी है। मानव का विकास क्या हुआ? डार्विनियन थ्योरी कहती है कि दो पाया से हम चौपाया बने, और फिर आज इंसान शाम होते होते वैसाखी ले रहा है, तंबाकू और शराब। इस वैसाखी को छोड़ने की जरूरत है। एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक, ईदर यू आर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। ये फॉर्मूला दिमाग में डाल लें कि कुछ भी अगर मुंह से अंदर डाल रहे हैं तो आप देखें क्या करने हैं। सारांश में खाना पीना क्या करना है? शुद्ध भारतीय भोजन, हरी सब्जी एवं फल खाना, फास्ट फूड, गुटखा तंबाकू पीना, सिगरेट शराब। ऐसा करने पे लोगों ने कहा ये भी कोई ज़िंदगी है? 400 साल पुराना बरगद का पेड़ है, गिविंग शेल्टर टू अदर्स, और 100 साल पुराना कछुआ है, जीवित है मृत है किसी को पता नहीं। तो अपनी लाइफ कैसे देखना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। मोटापा। अब मोटापा की हालत ये हुई कि इंसान ऐसे स्ट्रेट रहता है जब पैदा होता है, यंग लड़का रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मध्य प्रदेश बड़ा हो जाता है, उत्तर प्रदेश खाली हो जाता है जी, और दक्षिण प्रदेश लड़खड़ाता है तो डॉक्टर घुटने बदल दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी जो बनी, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि ऐसी कोई ट्रॉली बनाई जाए जो इसको टमी को ले चल सके। मोटापा इस कदर बढ़ा, और सारी बीमारियों के पीछे सेंट्रल वजह है ओबेसिटी, मोटापा। ये मैंने मॉडल दिया, बो एंड एरो ह्यूमनॉइड, तीर और धनुष की तरह इंसान होता जा रहा है। पेट आगे, कमर हॉलो, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पाँव में दर्द, और इतनी सारी बीमारियां लेके इंसान चल रहा है। तो तीर अगर तन चुका है, धनुष तन चुका है, तीर लोडेड है, तो निकलने का समय भी आ चुका है। इसलिए जरूरी है बो एंड एरो ह्यूमनॉइड को तीर डाउन करके धनुष को सीधा करने का। फैट इज नॉट फैट। जब मैं बात करता हूं चर्बी की, तो ऊपर से आईने में दिखने वाला मोटापा वो आपको इतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि आपको विसरल फैट नुकसान करेगा। सबक्यूटेनियस फैट चमड़ी के नीचे, विसरल फैट पेट के ऊपर, एंड फैटी लिवर। आज हिंदुस्तान में 100 में से 70-80 लोगों को फैटी लिवर हो गया। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रूप है। इसीलिए मैंने दिखाया सबक्यूटेनियस फैट इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा जितना आपको विसरल फैट डिस्टर्ब करता है। विसरल फैट के पीछे की वजह सासू, घर वाली सासू मां नहीं, स्ट्रेस, ए फॉर अल्कोहल, एस फॉर स्लीप डिप्रिवेशन, एंड यू फॉर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। यही आपको विसरल फैट करा रहा है। वही विसरल फैट हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर करा रहा है। इतना सिंपल फॉर्मूला है। तो आपको इसको रिवर्स करने की जरूरत है, विसरल फैट को। ओबेसिटी, ऐसे लोग जो कहते हैं कि क्या कारण है ओबेसिटी का, फॉर्मूला बता दें। उनका फॉर्मूला HFCSS, हाई इन फ्रक्टोज, कैलोरी, शुगर एंड सॉल्ट। और जितने आपके डब्बा बंद खाना है वो सिर्फ यही है, HFCSS, और कुछ नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से आप देखें। ओबिसोजेंस, कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाना कम खाता हूं फिर भी मोटा हो रहा हूं। ये चीज़ें आपके समाज में हैं जो ओबिसोजेंस हैं, जिसमें नॉन स्टिक के बर्तन, प्लास्टिक्स, जितने कॉस्मेटिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो ये निकल रहे हैं PFOS, PFAS, ये मोटापा कराता है। इसमें कैलोरी नहीं है लेकिन आपको मोटापा कराता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस करके। हिडन एंड अननोन फैक्ट, प्लास्टिक्स घर में, ऑफिस में, हर जगह आपके हैं। इन बर्तनों को एंटिक करके उठा के रख दिया। इन बर्तनों को वापस निकालने की ज़रूरत है आपके जीवन में। माइक्रोप्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक पे इतने रिसर्च आ रहे हैं जो अनेकों चीज़ें कर रही हैं। मील के बाद हम आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट मतलब एक्सरसाइज। वही मूवमेंट आपके लिए उपयोगी है, जिम मूवमेंट इतना उपयोगी नहीं है, जिसमें FARB, फार्ब हो। फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। अगर पूछेंगे एक एक्सरसाइज बता दें, योगासन, जिसमें चारों चीज़ें होंगी।
ये आपको कंप्लीटली स्वस्थ रखेगा। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत सारी दी गई, बहुत सारे फॉर्मूला दी गए, लेकिन अल्टीमेटली कंप्लीट योगासन आपको कंप्लीट पैकेज देता है। माइंड स्टफ, थर्ड एम इज माइंड स्टफ। चित्त ब्रेन ऑर्गन है, माइंड जो ऑर्गन काम कर रहा है, एंड माइंड स्टफ चित्त। महर्षि पतंजलि से पूछा गया गुरुजी योग क्या है, उन्होंने एक लाइन में कहा था योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। मोबाइल आजकल मेन अनहैप्पीनेस का कारण, जो कि डोपामिन डिटॉक्स एक बुक है, पढ़ें। स्ट्रेस, पहला स्ट्रेस कारण पूछ, कहीं गए किस तरह से इज्जत मिली या पूछ, वहाँ से निकल गए, अहंकार वहीं पे अटका हुआ है। फियर फैक्टर, लैक ऑफ लाफ्टर, हंसना बंद कर चुके हैं लोग। कहा गया अर्था भवंती गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि न आयति गतम तु न यौवनम। मतलब धन आएगा चला जाएगा, दोबारा प्राप्त कर लोगे, लेकिन ये जो अवस्था मिली है अगर ये चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जीना शुरू करें। ओशो ने भी कहा था हंसना एक महाऔषधि है, लाफ्टर इज ए मेगा मेडिसिन। हंसने के व्यक्तिगत फ़ायदे, सामाजिक फ़ायदे और पारंपरिक फ़ायदे, कई फ़ायदे आपको मिलेंगे। खास करके फीमेल से, लेडीज से मैं कहता हूँ लव योर सेल्फ। आप दूसरों से मोहब्बत की उम्मीद कर, पहले अपने आप को प्यार करें, सब लोग आपको प्यार करेंगे। बी स्पॉन्टेनियस, जीवन में जो करना हो करो, जिससे दूसरे को कष्ट ना हो कर लो। सोशलाइज विथ योर फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा करें, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, आत्मविश्लेषण करें अपने आप का। होप एंड हैप्पीनेस, याद होगा प्रभात भाई जब हम लोग बचपन में छोटे कैसेट फंस जाती थी और उसको ठीक करके घंटे भर बाद किशोर के गाने बजते खुशी मिलती थी। आज सब कुछ इतना इजी हो गया, लोग गिल्ट एंड डिस्पेयर में जी रहे हैं। होप एंड हैप्पीनेस एक जीवन को उम्मीद देता है। एक्सप्लोर योर सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, वर्तमान। वर्तमान की परिभाषा है भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्त में जाने की। उस सरल तरल एवं सहज दशा को वर्तमान कहते हैं, जो आपके सामने से होता हुआ अतीत होता है और आप देखते रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बड़ी समस्या है। समय बीतता है या हम बीतते हैं। माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था, इसमें जीना चालू करें। जापान का एक कॉन्सेप्ट है इकिगाई, वहीं का इचिगो इची, लिव इन द प्रेजेंट। हैप्पीनेस, कई लोग को लगता है कि हैप्पीनेस कुछ खरीद सकते हैं। हैप्पीनेस इज ए जर्नी, इट्स नेवर ए डेस्टिनेशन। नेवर सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। एंड लास्ट इज स्लीप, एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम। इसके कारण जो डिस्टर्बेंस होता है उससे ओबेसिटी, कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी तकलीफ होती है। इन सबको अचीव करने के लिए बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला इज GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। गॉड को मैंने देखा नहीं है, लेकिन हिंदू फिलॉसफी में कहा जाता है ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। बी जनरेटर, ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग, पूरे दिन को प्लान कर लें। बी ऑपरेटर इन द आफ्टरनून, विष्णु बन के जो भी प्लान किया उसको पूरा करें। और उसके बाद शाम को जितने भी द्वेष क्लेश जमा हुआ उसको डिस्ट्रॉयर, शिव बन के संहारण करके तब घर आए। ईस्ट एंड वेस्ट को मिलाने की ज़रूरत है। अगर ये सब करेंगे तो बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के लिए काम होगा। अल्टीमेटली आप अष्टांग योग को अचीव कर लेंगे। इंसान की ज़रूरतें कितनी हैं? मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद, बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत सीमित। इस पे काम करें, सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। दिस आर रियल पिक्चर्स ऑफ आवर सर्जन्स, जो हम लोग OT जाने से पहले करते हैं, बीच में करते हैं। और आखिरी स्लाइड एक कविता जो सभी दर्शकों के लिए उपयोगी होगा। जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो पा न सके वो सोना है। जो हमारे पास होता है हमें उसकी कीमत नहीं होती है। निर्मल मन हो जा रे मानस, सब कुछ एक दिन खोना है। माया और प्रपंच भंवर में निर्भर किस पर होना है। कर सको कुछ कर लो बंधु, नित दिन तेरा रोना है। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाने, वही क्षितिजल पावक गगन समीरा। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है। राम नाम का बीन बजाकर बस सुहा हो जाना है। फिर भी उलझन क्लिष्ट जीवन और तेरा कटु व्यवहार, चित्त भेदती हृदय चीरती, तीक्ष्ण रुक्ष नरसंहार। समाधान क्या है? सरल सादगी जीवन यापन, निद्दिन ना हो मारम मार। प्रेम भाव, दया, कर्म, सहिष्णुता और परोपकार। प्रकृति स्नेह, मधुरवाणी, संतुलित और सरल विचार। मझधार ना आएगा आड़े, हो जाएगी नैया पार, हो जाएगी नैया पार। ओम सर्वे भवन्तु। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएं। और जिंदगी क्या है, जो आपने स्लाइड्स के जरिए समझाने की कोशिश की
जिसे हम अपनी नित्य जिंदगी में भूलने की कोशिश कर रहे हैं या भूलते जा रहे हैं। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जो आपने बात की, जो ईश्वर की बात की कि एक ईश्वर आपके अंदर भी है, अगर आप उसे ढूंढते हैं आप स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। और कहा भी जाता है कि विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है और आस्था ज्ञात पर विश्वास है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का जो संतुलन है वो जिंदगी आपने समझाने की कोशिश की। और इसमें जो मुझे समझ में आया कि आपने आहार कैसा हो ये बताया, व्यवहार कैसा हो ये बताया, और विचार कैसा हो ये बताया। बिल्कुल। हम इस बातचीत में आगे बढ़े। यदि आपका कोई सवाल, अभी तक जो स्लाइड्स सर ने बताई हैं, जो जिंदगी की तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की, आप में से अगर कोई सवाल करना चाहे तो करें, फिर उसके बाद हम बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। प्रभात जी। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर जी। ये हर घर में प्रवेश कर चुका है और हम देख भी रहे हैं। मतलब मैं भी ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हूँ, खुदा न करे कि आने वाले दिनों में शुगर और इनकी खानी पड़े। तो जैसा कि प्रोग्राम का हमने नाम भी रखा है कि खत्म हो सकता है आपका शुगर और ब्लड प्रेशर, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि इसको कैसे हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आमतौर पे अवधारणा बना दी गई टाइप 2 डायबिटीज, मतलब बड़े होने के बाद जो डायबिटीज, बचपन में जो टाइप 1 है अलग चीज़ है, ये खत्म नहीं हो सकती है, रिवर्स नहीं हो सकती है। हाइपरटेंशन एक बार हो गया, दवा खाने लगे तो पूरी जिंदगी दवा खानी है, बिल्कुल दोनों बातें गलत है। और दोनों बातें मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योग, सारे चीज़ों का सार तत्व मिला के बता रहा हूँ कि हाइपरटेंशन की दवा, टाइप 2 डायबिटीज की दवा बंद हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। इनफैक्ट इसको ठीक करने की जो दवा दी जा रही लाइफ टाइम, वो आपके बीमारी को बढ़ा के फिर हार्ट को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है, रेटिना को डैमेज करता है। हम सिर्फ ब्लड प्रेशर मशीन की रीडिंग चेंज करते हैं दवा देके, ब्लड शुगर की रिपोर्ट लैब में चेंज कर देते हैं, लेकिन बीमारी किस कारण से है वो बीमारी रह जाती है। सेम कैंसर में अप्लाई होता है। इसको मैं हर समय कहता हूँ कि आपने कहीं धुआं देखा, उस पर पानी छिड़क दिया, धुआं शांत है, लेकिन आग जलती रही, कुछ दिनों बाद धुआं फिर से आ गया। आग को बुझाना है और धुएं को ख़त्म करना है, दोनों काम अगर करें तो इसलिए ज़रूरी हॉलिस्टिक हेल्थ केयर की। हॉलिस्टिक हेल्थ केयर का मतलब है कि किसी को अगर हाइपरटेंशन हुआ, दवा चालू हुई, साथ में उसके जीवन शैली में बदलाव, योग, आयुर्वेद, जिसका जहाँ रोल है सबका समावेश हो, और कुछ दिनों के बाद सारी दवाएं बंद हो। ऐसा नहीं कि इस दवा को बंद करके हम आयुर्वेद की दवा दें, वो भी गलत है। और ये इंसान वापस स्वस्थ हो जाए, स्वस्थिति इति स्वस्थ, अपने आप में वापस चला जाए, और ये सबके लिए संभव है। ठीक है, प्रभात जी के सवाल को ही थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा देता हूं। जैसे उन्होंने 2 बीमारियों का जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को रूटीन चेकअप कराना कितना ज़रूरी है? जैसे मैं स्वस्थ हूं, खुश हूं, क्या फिर भी मुझे रूटीन चेकअप की ज़रूरत है? देखिए, रूटीन चेकअप में जैसा मैंने बताया, मॉलिक्यूलर हेल्थ, एक्चुअल बीमारी है मॉलिक्यूल पे, वो आपके किसी भी रूटीन चेकअप में नहीं आएगा। रूटीन चेकअप में तब आएगा जब उस अंग में कोई समस्या ऐसी होने लगी जो कि ब्लड रिपोर्ट में आ जाए, तभी रूटीन चेकअप में आएगा। वो करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितने भी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, हेल्थ चेकअप, मेला लगाया जाता है, वो किस लिए लगाया जाता है? अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो घर जाइए। आपको ये कहाँ बताएगा कि ये रिपोर्ट और भी आगे आपके नॉर्मल रहे, इसके लिए आप ये करें। उसमें ढूंढा जाता है कि कैसे मरीज निकलें, कि रिपोर्ट कितनों की अब नॉर्मल है, आने वाले समय में किनको हार्ट अटैक होने वाले, वो उनके पोटेंशियल मरीज हो जाएंगे, तो उनको रिवर्स करने की बात करो। तो होलिस्टिक हेल्थ केयर जब भी मैं कहता हूँ रूटीन चेकअप कराएं, लेकिन उसी समय स्वस्थ हैं तो भी, रिपोर्ट नॉर्मल है तो। ड्यूरेशन क्या रखें? 3 महीने, 1 महीना, 4 महीने? बिल्कुल नहीं, ऑब्सेशन है, वो बाजारवाद है 3 महीने में रूटीन चेकअप कराना। अगर आपकी जीवन शैली ठीक है, एनुअल चेकअप मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको चेकअप नहीं करना है। कोई भी क्रेडिबल डॉक्टर आपको मॉनिटर करे और लिमिटेड चेकअप कराए। जो आप देखते हैं इतने का पैकेज और पेपर में फ्लायर्स आपके घर पहुंच जाते हैं कि आप चेकअप कराएं, आपको क्या लगता है आपके स्वास्थ्य के लिए चेकअप कर रहे हैं? वो बीमारी ढूंढ रहे हैं। तो उस ऑब्सेशन में ही ना पड़े, क्योंकि वो जो तनाव आपको बनेगा उस तनाव से आप बीमार होंगे। ऑब्सेशन ये कि मुझे जाके चेकअप कराना है, 1 महीना होने वाला है, 2 महीना, 3 महीना, कुछ नहीं है। साल में एनुअल चेकअप करा लें, बहुत है। साल में एक बार सर्विस कराएंगे तो चलेगा। गाड़ियां भले 1-2 महीने में मांगे, शरीर 1 साल तक चल, क्योंकि ये इंसान ने नहीं बनाया ना, गाड़ी इंसान ने बनाया है, तो उसकी सर्विसिंग ज़्यादा चाहिए। ठीक है, वाकई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि आप कैंसर सर्जन हैं और ख़ासतौर पे हम कैंसर की बात भी करेंगे, लेकिन जो खुशी है ज़िंदगी की उस पर भी बातचीत होगी। सर, हमने शुरू से देखा कि कैंसर को डर का पर्याय बना दिया गया। हम तो यहाँ तक पहुँच गए कि हम कैंसर पे कहने लगे कि अगर कैंसर इजिकल टू डेथ तक की हमने परिभाषाएं गढ़ दी हैं। इसको इतना कठिन क्यों बना दिया? इसमें ऐसा क्या है कि लाइलाज है क्या? और आज अगर संभव है इलाज तो फिर डर क्यों है?
आप समाज में दो ही चीज़ बेच सकते हैं, ख्वाब या खतरा, या डर बना दें या लालच दे दें। लेप्रेसी, कुष्ठ रोग जब आया था, असाइलम बना दिया गया था। जब अब कुष्ठ रोग की बात ही सुनते हैं किसी से, टीबी आया, असाइलम बनाया गया, एड्स आया, उसके बाद हार्ट डिजीज बिका, आजकल बिक रहा है कैंसर। कैंसर के साथ जोड़ा गया डर। डर ये है कि कैंसर मतलब डेथ, बिल्कुल गलत है। जब मैं कह रहा हूं कैंसर बीमारी नहीं है, पहले तो उस पर काम करो, प्रिवेंशन पे, रोकथाम पे कितने लोग काम कर रहे हैं। कैंसर हो ही नहीं और ये संभव है जी। हो तो हॉलिस्टिकली कैसे क्योर करो। कैंसर के कारण दो ही बात से लोग डर रहे हैं, एक ठीक होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना महंगा इलाज, तो दूसरा कॉम्पिटेंट महंगा इलाज मतलब प्राइवेट अस्पताल, तो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था क्यों नहीं है। तो जरूरत है इस चीज को हॉलिस्टिकली, नीति निर्धारक भी ऐसे डिसाइड करें कि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे चलेगी और नीति निर्धारण कैसे होगा। सरकारी व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट से टाई अप करो, इलाज हो, उस पर फाइनेंशियल बर्डन ना आए, इतनी जरूरत है। और कैंसर क्यूरेबल है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दोनों डर अगर खत्म कर देंगे तो फिर लोग अनाप शनाप आपके उलझाव में, गुमराह में नहीं आएंगे। पता कैसे चलेगा कि हम कैंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके लक्षण क्या होंगे और क्या प्रारंभिक लक्षणों को इग्नोर करना उस तरफ इशारा हो सकता है जिसकी बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल, प्रारंभिक लक्षणों को ही इग्नोर करके लोग एडवांस स्टेज में आते हैं। किसी को कैसे पता चले कि वो कैंसर की तरफ बढ़ रहा है? सिंपल फॉर्मूला, जी। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला की जरूरत है। असामान्य लक्षण मतलब जो आपकी दिनचर्या में रोज में आप महसूस नहीं करते थे, इन दिनों आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जैसे अम्ल की शिकायत, अपाचन की शिकायत, कहीं गांठ हो जाए, पेट में गड़बड़ी हो जाए, पेट फूला रहे, कहीं ब्लीडिंग हो जाए, असामान्य लक्षण है। हो सकता है 100 में से 90 व्यक्ति को सामान्य बीमारी हो, एसिडिटी की हो या कोई भी समस्या हो, लेकिन 10 लोग अगर इसी समय जांच करा लें तो प्री कैंसर या अर्ली कैंसर स्टेज में पकड़े जाएंगे और बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना सिंपल है। इसमें कोई भी इसके लक्षण ऐसे नहीं होते हैं जो बोलेगा कि मैं कैंसर हूं। लक्षण अंग का होता है, चाहे वो नॉन कैंसर बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, हमें पकड़ने की जरूरत वहीं पे है। सर, कैंसर की हम बात करेंगे, लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो बड़ा ट्रेंड बन गया है और लोग अगर उसकी दवाई खाते हैं तो बड़े अपनी आम बातचीत में जिक्र करते हैं कि आज हमने बीपी की दवाई ली, शुगर की दवाई ली। ये अचानक से इतनी 1-2 दशक में क्यों बढ़ी? पहले कभी हमने नहीं देखा, जो प्रभात जी जिक्र कर रहे थे, जिसका अचानक से ये क्यों, मतलब ट्रेंड सा क्यों बनता जा रहा है? बीपी, शुगर हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को। हमने पूरी मेहनत की है, होमो सेपियंस ने पूरी 1971 के आसपास खाने की दिक्कत हुई, बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। कई जगह अकाल, फेमाइन जिसको कहते थे, उस समय पूरा वर्ल्ड ये डिसाइड किया खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, तो एक फूड रिवॉल्यूशन आया। कुछ हद तक सही था, लेकिन उसको शेल्फ लाइफ जो मैंने बात कही कि फूड ट्रांसपोर्टेशन हो सके, खाना खराब ना हो, तो किस तरह से किया जाए। उस रिवॉल्यूशन ने आज बाजारवाद को, कंज्यूमरिज्म को वहाँ पहुँचा दिया कि हर खाने को बदल दिया गया। प्रकृति जब कोई चीज़ देती है तो एज इट इज खाने के लिए देती है, तो उसकी प्रोसेसिंग हुई, फाइबर निकाला गया, फ्रक्टोज ऐड किया गया, शुगर ऐड किया गया, केमिकल से प्रोसेस किया गया और उत्पाद बढ़ाने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया। ये सारी चीज़ें मिली। उसके बाद जब खाना सरप्लस हुआ, आदत हमारी क्या थी पूर्वज से कि जब खाना मिले तो ज़्यादा खा लो, क्योंकि पता नहीं अब नेक्स्ट खाना कब मिलेगा। इसके चक्कर में हम ओवर ईटिंग करते रह गए। उदाहरण छोटा सा देता हूँ, रिक्शा पुलर आमतौर पे चावल दाल खाता था, हाई कार्ब खाना था उसको, क्योंकि मेहनत का काम था। अब वो ई रिक्शा चला रहा है लेकिन खाना वही खा रहा है। अब उसका पेट इतना निकल गया। डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज उसको पता भी नहीं चली, किडनी फेलियर लेके अस्पताल में भर्ती हो रहा है। इसी चीज़ को समझें कि आपने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। अब आपका मैनुअल लेबर कम हुआ तो खाना क्वांटिटी आपकी कम हो जाती, खाना वही खाते जो प्रकृति प्रदत्त खाना था, मतलब एट इट इज पैक्ट। आज आटा रिफाइंड, चावल रिफाइंड, शुगर रिफाइंड, सॉल्ट रिफाइंड, ऑयल रिफाइंड, आपको जरूरत क्या थी? इतना ही रिवर्स करना है, नंबर 1। नंबर 2, बेवजह बीमारियों को बेचा जाए, क्योंकि एक व्यक्ति 30 साल की उम्र में हाइपरटेंशन की दवा चालू करेगा तो 40 साल तक ही गोली खाएगा। अगर आज़ाद हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत की मैं बात कहूँ तो सबसे बड़ा स्कैम ये स्कैम है। इतने सालों तक दवाइयाँ खिलाना, ये कोई हेल्थ की परिभाषा नहीं है। तो इन दोनों का सम्मिश्रण हुआ। हम आप भी फास्ट फूड कल्चर में आ गए हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई लिखो, मैं चलूँ, जैसे आप ड्राइववे से बर्गर खरीद रहे हैं।
और डॉक्टर भी कह रहा है कि ठीक है तुमको यही चाहिए तो लो दवा जाओ, हमें इसको रिवर्स करने की जरूरत है। बस छोटी सी चीज़ है, सिर्फ रुकें थोड़ी देर के लिए, रुकें, ये आपका जीवन है, रुकें और जीवन का आकलन करें, उसके बाद आगे बढ़ें। और खासतौर पे बीपी का अगर मैं जिक्र करूं तो उसको लेकर क्यों इतनी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं कि आज हम देखें कि ज़रा सा अगर 5% भी टेंशन होता है तो बीपी की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हम। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। इंसान के ऊपर कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे मानसिक या शारीरिक, तो बीपी बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है कि ताकि हम उस स्ट्रेस से निकल पाएँ। उसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो स्ट्रेस डाउन होते। अब इंसान की मनोवृत्ति हो चुकी है पूरे टाइम तनाव लेना। कभी तो इसलिए तनाव लेना कि मुझे तनाव क्यों नहीं हो रहा है, मैं नॉर्मल क्यों हूँ। जी, अब ये मनोवृत्ति में क्यों गए आप? तनाव क्षणिक था। जैसे हमारे पूर्वज शिकार करने गए, शेर आ गया तो भागना है उनको, तो बीपी उनका बढ़ता था, ग्लूकोज बढ़ा, लेकिन वहाँ जैसे निकल गए तो डाउन हो गया। आज हर समय अपने ऑफिस में शेर बिठा लिया, घर में शेर बिठा लिया, सोते में शेर बिठा लिया, वो आपका दिमाग है, वो शेर आपके अंदर है, वो तनाव दे रहा है, उसको खत्म करने की, उस शेर को मारिए, आपके घर में जहन में घुसा हुआ है। यदि कोई सवाल हो तो। जी डॉक्टर साहब, जैसे कोविड महामारी थी, तो कोविड महामारी 19 से और 22 तक चली, मतलब उसके वैक्सीन कंप्लीट हो गए, वैक्सीन आ गई, लोगों को लगी और लोग ठीक भी हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर है, बीपी है या शुगर है, ये भी एक महामारी ही है देश में, तो इस पे क्या वैक्सीन नहीं बन सकती, या फिर दवाई माफिया इस पे काम नहीं करने देते सरकार को या डॉक्टर्स को, जिसके चलते वैक्सीन नहीं बन पाती? क्योंकि देखा जाता है कि बहुत लोग इससे पीड़ित है, वो लोग ही पीड़ित है जो इलाज नहीं करवा पाते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्या दवाई माफिया भी इसमें है कि जो माइक थोड़ा सा अपने पास कर लीजिए। वैक्सीन नहीं बनने दे रहे हैं? जी, देखिए, वैक्सीन का जो पब्लिक मतलब समझती है कि बीमारी नहीं हुई उनको वैक्सीन दे दो, बीमारी हो ही ना। कैंसर की कुछ वैक्सीन अभी आने वाले हैं, आ भी रहे हैं, जो पर्टिकुलर कैंसर के लिए पर्सनलाइज उसी व्यक्ति के कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बना के देते हैं ताकि वो उनका कैंसर मर जाए। एक तो ये संभावना है। जहाँ तक बात है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जो मैंने कहा बीमारी है ही नहीं, तो इसके वैक्सीन की ज़रूरत कहाँ है? इसका वैक्सीन है अपने जीवन शैली को समझना। ये अगर आपको फार्मा लॉबी समझा दे, उसकी दवा कौन बेचेगा? जो MBBS में पढ़ाई की जाती है उसकी किताब, उसका करिकुलम कौन डिसाइड करता है? अमेरिका। अमेरिका का करिकुलम कौन डिसाइड करता है? अमेरिका फार्मा इंडस्ट्री। अमेरिकन फार्मा इंडस्ट्री क्यों चाहेगा कि इतने जो एजेंट हम तैयार कर रहे हैं पूरे विश्व में, एजेंट ये ना करके लोगों की जीवन शैली ठीक करा दें और उनकी बीमारी ना होने दें? सरकार, आपने पूछा सरकार है कौन? हमारे बीच के लोग ही चुन के जाते हैं सरकार में, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। उनको पार्टी में फंड लेने के लिए पैसा कौन देगा? आप, हम नहीं देंगे। हम वोट देते हैं, हमारी कीमत 1 वोट है, वो पैसे देते हैं उनको जीतने के लिए, तो उनके अगेंस्ट कौन सोचेगा? टोबैको लॉबी ये पैसे देते हैं, उनके अगेंस्ट कौन सोचेगा? फूड इंडस्ट्री ये पैसे देते हैं, उनके अगेंस्ट कौन सोचेगा? यूके में एक बार गवर्नमेंट आई, PM के दोस्त 4 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा तुम सिगरेट बैन कर दो। शाम तक हो गया तो सरकार गिरने वाली है। ब्रिटेन की सरकार, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, इसलिए सभी एक हैं। ये मानव जाति है, एक ही तरह से सोचते हैं, इसलिए नेक्सस सभी का है। लेकिन आप कब तक क्रिप करेंगे कि इनका नेक्सस हम कुछ नहीं करते? आप नहीं, आप स्वयं पे काम करें, हर व्यक्ति अपने आप पे काम करे। जब आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं होगी तो फार्मा इंडस्ट्री जो करना चाहिए करे, आपको जरूरत नहीं है। इस तरह से मैं हर समय कहता हूं कि जितने बाबा पनप रहे हैं उतने बाबा की हमें जरूरत नहीं है। हेल्थ शुड बिकम ए कल्ट एंड कल्चर। स्वास्थ्य एक समाज की नीड हो जाए और हर व्यक्ति स्वास्थ्य की बात करने लगे। ये जिस दिन कल्चर आ गया, ये जो आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कोई कंपनी दवा बनाना नहीं चाहेगी, बिकेगी नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि बाजार ने दवाओं को लोहा बना दिया और हमें चुंबक बना दिया, इसलिए हम खिंचे जा रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि हमें अपने दिन भर की जो दैनिक क्रियाएं हैं उसमें भी कुछ बदलाव हमने किए जिसकी वजह से हम आगे बढ़े। कुछ मुख्य चीज़ें आप बता सकते हैं, जैसे मोबाइल ज़्यादा चलाना या और भी जो भी हो? सर्कैडियन रिदम मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे ब्रेन में है। सूर्योदय के साथ हमें जगना है और सूर्यास्त के साथ सोना है, ये हमारा रूटीन था। अब धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, अल्टीमेटली आप रात को 2 बजे 3 बजे सोने जा रहे हैं और दिन में सो रहे हैं। टोटल रिवर्स कर दिया। बीमारी का मुख्य कारण यूनाइटेड किंगडम में नर्सेज स्टडी हुई, 20 लाख लोग अब रिक्रूट हो चुके हैं उसमें, और यही देखा गया कि ऐसे लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कैंसर इनमें ज़्यादा हो रहा है। पहला, सूरज की किरणों से कितनी स्टडी आई, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है।
लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। कितने लोग सूरज की रोशनी देख रहे हैं? तो विटामिन डी का मार्केट बढ़ा। सुन रहे हो ना, आज सारे लोगों का विटामिन डी कम आ रहा है। इसको ठीक करने की जरूरत थी। फास्ट फूड, मतलब अब इमेजिन कीजिए कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके फ्रिज में प्रोसेस्ड पैक्ड ब्रेड नहीं रखा हो। क्या रोटी बनाना भूल गया भारतीय? अभी उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, नाइजीरिया से एक हमारी पेशेंट आई ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन कराया। उसको फिशर, मतलब जिसको कह सकते हैं आप हेमोरॉइड्स या भकन्नर, इस टाइप की तकलीफ से वो ग्रसित थी कई सालों से। मेरे से कैंसर का इलाज कराने आई। उसने जस्ट पूछ लिया कि डॉक्टर साहब खाने में क्या क्या खाऊं। मैंने उसको क्लासिकल शुद्ध भारतीय भोजन पे रखा। 15 दिन यहाँ रही। कहती फिशर की प्रॉब्लम खत्म हो गई, पाइल्स खत्म हो गया। फिर पूछा कि मुझे क्या करना है? मैंने कहा वहाँ जाके सिर्फ पैक्ड ब्रेड मत खाना, भारत से गेहूँ ले जाओ, या गेहूँ है तो उसको पीस के रोटी बनाना सीख के जाओ और ये रोटी खा लेना। उससे जुड़े कुछ चीज़ें आपने यहाँ भी रखी हैं, अगर आप जिक्र करना चाहें तो। बिल्कुल जी। अब घर में लोग बैठे हैं, गाहे बेगाहे उठाते हैं, खा लेते हैं। इसमें पढ़ें जरा कि इसमें कंटेंट लिखा होगा, हालांकि बेईमानी से लिखा जाता है। इसमें पढ़ें एडेड शुगर, ये किसी तरह का नमकीन है, तो इसमें शुगर क्यों ऐड किया गया? ब्रेन में एक सेंटर है जो शुगर जैसे जाता है, शुगर, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों से एक्टिवेट होता है, डोपामिन रिलीज होता है। वो आपको कहता है मोर, मुझे और चाहिए, दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर। ये रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है। तो जब शुगर बढ़ाया गया, लेकिन अब नमकीन खाना था, तो नमक की मात्रा भी बढ़ा दी गई ताकि आपको नमकीन महसूस हो। ये आपको जो मैंने कहा हाई इन कैलोरी, सॉल्ट, शुगर, फ्रक्टोज, ये सब हाई हो गया। 2 मिनट में खाना बन रहा है आपके घर में। क्या जल्दी है भैया? ऐसा क्या है 2 मिनट? दूसरा, क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र ये कुपात्र चीजें हैं, हर जगह आपके उपलब्ध है। आप जब चाहते हैं खा लेते हैं। ग्लूकोज स्पाइक हुआ, इंसुलिन स्पाइक हुआ, आपको बीमार कर दिया। जहां गए पी लिए। हाई इन शुगर, वो भी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 3 टाइम्स मोर डेंजरस है ग्लूकोज के। इंसुलिन स्पाइक किया, फैटी लिवर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, बच्चे अटेंशन में नहीं जा रहे हैं जी, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सबका कारण। तो ये हेडोनिक ईटिंग। पर डॉक्टर साहब ये सब तो आपने रखवाया, पर ये क्यों आपने रखवाया, इसका जरा और बताइए। अब ये देखिए, मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया मेटल, मतलब कांच के, पीतल के बर्तन। अब इसमें कागज पानी, गर्म पानी को कैसे रोक सकता है? कोई तरीका नहीं था। इसके अंदर की कोटिंग क्या है? माइक्रोप्लास्टिक्स। अब आप कह रहे हैं मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, तो ये माइक्रोप्लास्टिक तो है। आपने गर्म चाय ली, माइक्रोप्लास्टिक गया, बिस्फेनॉल, थैलेट्स, 4000 से ऊपर केमिकल हैं इसमें। इसमें कैंसर फॉर्मिंग केमिकल्स हैं। ये आप फ्रिक्वेंटली पी रहे हैं। कितने प्लास्टिक जा रहे हैं आपको नहीं पता। इसमें चीनी मिलाने के लिए, चीनी एक जहर, उसको मिलाने के लिए स्ट्रॉ, प्लास्टिक। आप इमेजिन कीजिए पर डे कितना माइक्रोप्लास्टिक्स आप ले रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें कहा गया ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। समुद्र है हमारा पेट। वो मोटापा, ओबिसोजन मैंने कहा मोटापा कराता है, डायबिटोजन डायबिटीज कराता है, म्यूटोजन जीन बदल देगा, एंड कार्सिनोजन कैंसर करा देगा। इतनी चीज़ें हैं इसमें। ये छोटी चीज़ नहीं है। तो अभी जो दर्शक सुन रहे हैं वो अपने जाएं किचन में, सबसे पहले रसोई को साफ करें और उसको शुद्ध भारतीय रसोई बनाएं। फ्रिज खोलें, फ्रिज से चीज़ों को हटाएं और वापस उसी रूप पे जाएं। फ्रिज टेक्नोलॉजी आई, अच्छी चीज़ थी, वो कुछ ही चीज़ों को रखने के लिए थी। ये तो नहीं था कि आप पैक कर दें 1 महीने तक खाने तो जिसका आह्वान प्रधानमंत्री कर रहे हैं स्वदेशी की तरफ बढ़े, वही आप कह रहे हैं? अब प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री स्वदेशी कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बैक टू बेसिक्स जाएं, वो चाहे किसी देश के हों। अभी तो बताया नाइजीरिया के लोगों को, तो मेरे लिए तो डॉक्टरों के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो उन चीज़ों पे जाए, बैक टू बेसिक, जो आपको स्वस्थ रख सके। और उसका फॉर्मूला मैंने दे ही दिया आपको। शैतान की रसोई अपने घर से निकाल दीजिए। ठीक है। मयंक जी, आप तो इस्तेमाल नहीं करते इन सब का? नहीं, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना जरूर, चाह रहा हूँ जरूर। कि देखिए, मैं जैसे जिम जाता हूँ, कार्डियो एक्सरसाइज होती है, तो अभी हमने कई केसेस देखे ऐसे जिसमें साइलेंट अटैक के केसेस बड़े बढ़ गए। अचानक से कोई एक्सरसाइज कर रहा है जिम में और वो कोलैप्स कर गया और तुरंत डेथ हो जाती है। तो जब आप इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, खासकर पोस्ट कोविड एरा में, तो क्या आप खुद के लिए कुछ ये सिम्टम्स आपको समझ में आ सकते हैं, या आप कुछ अपनी लिमिट तय कर सकते हैं कि भाई आपने इतनी ही एक्सरसाइज करना है, या आपको कैसे पता चले कि भाई मैं कितनी एक्सरसाइज करूं? ये एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो खासकर ये तस्वीरें देखने के बाद लोगों के मन में है कि ये साइलेंट अटैक
तो कहीं हम इसका शिकार ना हो जाए। बहुत ज़रूरी सर। इसमें 3-4 छुपे सवाल हैं। जी। पहला तो सवाल ये है, जिम किस रैंक पे क्वालिटी एक्सरसाइज में है? मैंने जब बात कही थी FARB, उसमें जिम नहीं है। यूएस की एक स्टडी आई जिसमें 10 एक्सरसाइजेज को रखा गया रैंकिंग के, मैराथन एंड जिम 9th and 10th है, मतलब वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। योगासन, स्विमिंग इस तरह से है, योगासन टॉप पे है। क्या होता है जिम में? जिमर जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में एक्सेसिव जब एक्सरसाइज कर ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब बॉडी के अंदर समझ लीजिए एक छोटी अंगीठी चिंगारी उछल रही है। आप तो सोच रहे हैं बॉडी बिल्डिंग हो रही है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जमा हो रहा है जी। आपके DNA को डैमेज कर रहा है, हार्ट अटैक करा रहा है। एक एरिथमिया, कार्डियक एरिथमिया, जो हार्ट अटैक नहीं है, मतलब क्लॉटिंग नहीं हुई है, एबनॉर्मल मसल मूवमेंट चालू होगा, इंसान वहीं कोलैप्स कर गया। एंड तीसरी चीज़ छुपी है कोविड, पोस्ट कोविड। वैक्सीन से जितना हुआ उससे पहले कोविड इटसेल्फ से जिनमें ज़्यादा सीवियरिटी कंडीशन की रही थी, उनके कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट की ब्लड वेसल्स में खून थक्का जमाने की, क्लॉटिंग की संभावना बढ़ा दी थी। ऐसे व्यक्ति प्रोन थे और किसी कारण से स्ट्रेस हुआ, स्टेरॉइड लिया, जिम वाले बहुत स्टेरॉइड लेते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन लिया, उसको प्रेसिपिटेट किया, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो आप उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो प्रोटीन लेते हैं वो आज से बंद कर दें? प्रोटीन जो इंडिया में मिलता है, गुणवत्ता की हालत ये है कि उसमें स्टेरॉइड, थायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट, मतलब जिससे फैट जल्दी कम हो, थायराइड का रिप्लेसमेंट वो मिला देते हैं, और उसको एडिक्ट करने के लिए वही फ्रक्टोज शुगर मिलाते हैं। तो फिर वो कहेंगे डॉक्टर साहब कि इतने मल्टीविटामिन्स फिर बॉडी को कैसे मिलेंगे? अगर वो हैवी जिम कर रहे हैं तो फिर कैसे उसका फिर सबका substitute सोर्स क्या क्या है? होता है, कभी सोचा आपने? जी। जो भी चीज़ पैकेट में जा रहा है उसका सोर्स क्या है? आपके प्रकृति में है। मतलब दाल, छोले, नॉनवेज, इन सबको देखिएगा इतना ज़्यादा प्रोटीन है, लेकिन आपको इसलिए वो सिखाया जाता है कि आपको स्टाइल के लिए दिखा दिया, एक शेकर में प्रोटीन शेक बना के आप सिप कर रहे हैं। योगासन वाले को तो नहीं सुना कभी प्रोटीन लेने। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ, एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया फरीदाबाद में, वहाँ जिम था, वहाँ इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट किया गया मेरे लिए कि भाई डॉक्टर साहब आएंगे तो इनका जिम, तो मैंने कहा भाई जिम आप क्यों कराएंगे? तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब डायरेक्टर रैंक पे सभी को कराते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ 2 योगासन कर लीजिए। उनको जब मैंने करके दिखाया, किया, तो मुंह के बल गिर गए, वो जिमर थे। जी। तो उनकी मांसपेशी ज़्यादा मजबूत थी कि मेरी है। तो मैंने तो प्रोटीन शेक नहीं लिया। कोई भी यौगिक क्रिया करने वाला प्रोटीन शेक नहीं ले रहा है, तो वो ज़्यादा जिंदा है। अभी आपने सुना होगा, एक धावक है, अफ्रीका से उठा के ले गए थे अमेरिका वाले, और अभी तक सबसे फास्ट दौड़ने वाला 39 साल, यस, हुसैन बोल्ट 39 साल की उम्र में चल नहीं पा रहा है वो। छोटी चीज़ है, शरीर है। तुम क्या राक्षस बनना चाहते हो? इंसान बन के रहो। तुम्हारा ये सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, डोले से वैसे होनी चाहिए, आत्मरक्षा कर लो। बाउंसर थोड़ी हमें पैदा करना है भारत में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जब आप ये तमाम चीज़ों का जिक्र कर रहे थे, आपने क्रेविंग वर्ड का यूज़ किया कि क्रेविंग्स को हम इनके ज़रिए ख़त्म करते हैं। इस समय क्रेविंग सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। आज कितनी ही सारी कंपनियां ऐसी हैं जो क्रेविंग खत्म करने के लिए पिल्स बना रही हैं, दवाइयां बना रही हैं, और उसके साथ एक चीज़ ऐड करती हैं कि आपकी चर्बी को घटाएगी, इच्छा को घटाएगी और चर्बी को। इन पिल्स के बारे में क्या कहेंगे? उस पिल्स का बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन अफसोस बस 3-4 डॉक्टर बाहर हैं, अभी बढ़ रहे हैं। जैसन फंग है कनाडा में, रॉबर्ट लस्टिक अमेरिका में है, थॉमस सेफ्रिड है, इंडिया से मैं बोल रहा हूँ। हम लोग काफ़ी विरोध में हैं। उसका कारण क्या है? सेमाग्लोटाइड है उसमें, ओजेम्पिक। ये कहता है GLP-1 एनालॉग है, तो आपकी क्रेविंग कम करेगा, लेकिन मांसपेशियाँ कमजोर कर रहा है, ये नहीं बता रहा है। लॉन्ग टर्म में थायराइड का कैंसर हो रहा है, ये नहीं बता रहा है। और वजन कम कर रहा है। वजन कहाँ से कम कर रहा है? लीन बॉडी मास भी कम कर रहा है, मतलब चर्बी के अलावा आपकी मांसपेशियाँ और बोन को कमजोर कर रहा है। जिम में धड़ल्ले से इस्तेमाल करने को अलाउ कर दिया गया, कोई कंट्रोल नहीं है। 10 साल बाद जब ये फार्मानेक्सस अपनी दवा बेच लेगा, प्रॉफिट कमा लेगा, तो एक रिपोर्ट निकलेगी कि ये दवा बैन की जाती है क्योंकि इससे बहुत सारे कैंसर हो गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तब ये होगा, लेकिन तब तक लेने वाले कितने लोग बीमार होकर मर चुके होंगे। तो हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते हम लोगों का उसका जो रोल है डायबिटीज़ वालों में, मॉनिटर्ड चलाने की ज़रूरत है। लेकिन ये बेतरतीब जो इस्तेमाल हो रहा है, इस पर नहीं होना चाहिए। इसके सच में कोई भी अनबायस्ड एनालिसिस करेगा, उसको वही पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं जो ट्रेंड चल रहा है कि सुबह 1 गिलास पानी में वो गोली डालिए और दिन भर की क्रेविंग्स खत्म, वो छोड़ देना चाहिए दर्शकों को? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए।
ठीक है, इससे चला अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर मैं एक और सवाल पे आ रहा हूं, तब तक आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय एक स्टडी मैंने पढ़ी और उसमें एक ये दावा किया गया कि दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा लत में आती हैं। तो उसमें पहले पायदान पे जो चीज़ थी उससे मैं शॉक्ड हो गया, दूसरे पे थी मोबाइल, लेकिन मुझे लगा इससे ऊपर क्या आ सकता है, तो उसमें शुगर था कि शुगर इंसान की सबसे बड़ी लत है। शुरू बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शुगर नहीं छोड़ पाता आदमी। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि शुगर कितनी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए? शुगर इंडस्ट्री में एक सीईओ बुलाया गया जब शुगर रिवॉल्यूशन हुआ जी। सीईओ कहाँ से आया था मालूम है? ब्राउन शुगर का नाम सुना है? एक तरह का चरस गांजा कह सकते हो। उसकी फैक्ट्री का सिगरेट टोबैको लॉबी का सीईओ था। उसको बुलाया गया कि हम इस शुगर को कैसे बेच सकते हैं मार्केट में, कैसे लोगों को लत लगा सकते हैं। जॉन एटकिन, ब्रिटेन का एक डॉक्टर, उसने किताब लिखी प्योर, वाइट एंड डेडली। उस किताब को दबा दिया गया, 1976 में किताब पब्लिश हुई थी, दबा दिया गया। अब जाके किताब दोबारा निकली है, इसलिए कि उसमें बताया था कि किस तरह से शुगर माफिया फैट को बदनाम कर रहे हैं और शुगर को लाने, शुगर ज़्यादा डेडली है। ब्रेन में जो मैंने रिवार्ड सेंटर बताया, कुछ चीज़ें जो डोपामिन को एक्टिवेट करता है उस रिवार्ड सेंटर को, और रिवार्ड सेंटर कहता है मोर, मॉलिक्यूल ऑफ मोर। क्यों? ये कराता है हेडोनिज्म, सुखवाद, फील गुड फैक्टर आपको आया। कॉन्ट्ररी हैप्पीनेस में सेरोटोनिन इन्वॉल्व है। सेरोटोनिन आपको आनंद देता है। आनंद की परिभाषा नहीं है, जॉय कह सकते हैं लेकिन जॉय नहीं है आनंद। आनंद एक्सटेसी है, मतलब एक प्लेन में चलते जाएंगे मंजिल नहीं मिलेगी। सुखवाद में मंजिल पे जाएंगे डाउन। तो जब भी जरूरत है डोपामिन जो एक्टिवेट करेगा वो है टॉप पे शुगर, डोपामिन हिट। मोबाइल सेकंड में आ गया है, स्क्रीन, जितनी चीज़ें आप मोबाइल पे चलाते हैं एडिक्टिव है, और सेम लाइक शुगर। क्या मोबाइल चलाने से कैंसर होता है? बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा। बिल्कुल जी। उसके बाद स्मोकिंग, मतलब ऑल काइंड ऑफ टोबैको स्मोकिंग, अल्कोहल, सेक्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, ये सब उसी सेंटर को हिट कर रहा है, रिवॉर्ड सेंटर को। इसलिए बार बार जाके आप इन चीज़ों के लत में हैं। उदाहरण के तौर पे जो दर्शक देख रहे हैं, मोबाइल पर लगे थे, 1.5 घंटे बाद पत्नी ने याद दिलाया कि भाई क्या कर रहे हो, खाना ठंडा हो गया, तुम आ जाओ। तब आपको रिलाया, अच्छा 1.5 घंटे हो गए। आपने मोबाइल हटाया, डोपामिन क्रैश किया, आप गए फ्रिज खोले, पहला काम क्या करेंगे, मीठा कुछ उठा के खा लेंगे, क्योंकि आपको डोपामिन 1.5 घंटे तक सस्टेन रखा था, आपको फील गुड आ रहा था। अब खाना खाना है क्योंकि रोटी दाल खानी है, आपको क्रैश हुआ, पहले आपने मिठाई खाई और उसके पत्नी को बोल दिया कि खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें डोपामिन सर्ज नहीं मिला। फिर तो चाय के आशिक नाराज हो जाएंगे आपसे। चाय के आशिक। अब मान लीजिए कि ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, बॉस ने डांटा, जी। कोर्टिसोल बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा, आप क्या गलती करते हैं? उसमें क्या करना है, बॉस की डांट खा के अलग हटें, 5 मिनट जॉग कर लें। जो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ था मसल पुल कर लेगा, डाउन हो जाएगा। आप उल्टा करते हैं, बाहर निकले, चाय की दुकान पे गए, एक दूध वाली चीनी वाली चाय पी, डोपामिन रश, सिगरेट पी, डोपामिन रश। अब आप हो गए एडिक्ट। अब इंतजार कर रहे हैं बॉस छोटी बात भी बोले और मैं चाय की दुकान पे जाऊं। एडिक्ट। इन्हीं चीज को रिवर्स की जरूरत है। बड़ी छोटी चीज है। अपने जीवन का आकलन इस अंदाज में करें साइंस के नजरिए से, तो आपको लगेगा कि बेवजह मुझे बीमार बनाया जा रहा है। ठीक है, इससे जुड़ा अगर कोई आपका सवाल शुगर से जुड़ा हो या आपका, प्रभात जी, चाय पे तो नहीं पूछने वाले? नहीं, चाय पे नहीं पूछने वाला हूं, क्योंकि मैंने खुद ही चाय को कंट्रोल कर लिया है। अरे वाह। लेकिन अभी जो आपने कहा कि बॉस ने डांटा, ये इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं जी। ऑफिस में बैठे बैठे शुगर और ब्लड प्रेशर, हम में से मैक्सिमम लोग प्रोफेशनल्स जो भी हैं 10 घंटे 12 घंटे देते हैं, 8 से 12 घंटे का फ्लक्चुएशन है। तो ऑफिस में बैठे बैठे आप इन चीज़ों को दूर रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ छोटे टिप्स ऐसे जो हम मतलब अपने दर्शकों को बता पाएँ, फॉलो कर सकें। पहला तो मील, जो मैंने कहा था, मील डिसाइड कर लें। एक मील सुबह 9 बजे के आसपास ले लें, कंप्लीट फूड। देयर इज़ नथिंग लाइक कॉन्सेप्ट ब्रेकफास्ट। कंप्लीट फूड लें जिसमें फाइबर, प्रोटीन, फैट एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब हो। बीच में नो स्नैकिंग, कुछ भी ना खाएं। सेकेंड मील आपका 2:30-3 बजे, 4 बजे, मतलब 4 बजे से पहले हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, हर घंटे आपको चेयर छोड़नी है, कहीं उठें, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच करें, मतलब नेक टू
कंप्लीट। इस स्ट्रेचिंग से क्या होगा, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट जमा हो रहा है ये आएगा। 1 गिलास पानी पिएं, यूरिन जितनी देर में आता है यूरिन पास करें ताकि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स आपके बॉडी में जमा ना हो। बॉडी मूवमेंट कर लिया, जैसा मैंने बताया, बॉस या डांटा या कोई भी स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस को, काम को करें, उसके स्ट्रेस में जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ा उसको वॉश आउट करें, मतलब मूव करें। जस्ट 2 मिनट का मूवमेंट कोई भी अलाउ करेगा, कोई भी ऑफिस अलाउ करेगा, आप हेल्दी रह रहे हैं, ये कर लिया। विटामिन सी का उपयोग सिटर को, मतलब जो बैठ के काम करता है उसको ज़रूरी है, ताकि बॉडी रीजनरेट करती है, विटामिन सी उसको चाहिए। नींबू, आंवला, इस तरह की चीज़ें रखें, ये आपकी क्रेविंग को भी कम कर रहा है, जो बार बार हो रहा है चाय पीने की। आदत शिफ्ट करें, दूध और चीनी वाली चाय पॉइजन है, उसको छोड़ें। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ब्लैक टी ये आप ले लें, आपको रिकवर कराएगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करके रिकवर कराएगा। इन छोटे छोटे बदलाव को क्या हम नहीं कर सकते हैं? दूसरा, कैसे समझेंगे हाइड्रेशन प्रॉपर है? पेशाब का रंग बिल्कुल हल्के पीले रंग का होना चाहिए, मतलब धान की जो बाली होती है सूखने के बाद उस कलर का, ना बहुत वाटरी और ना पीला। आप देखिए ऑफिस में कितने लोग हैं जिनका यूरिन डार्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर नहीं है, डिहाइड्रेटेड है। जूस का मिसकंसेप्शन है कि जूस ले लेते हैं, जूस डेंजरस है, सडन आपका ग्लूकोज स्पाइक बनाता है, तो जूस लेने की परंपरा छोड़ दें। खाना है तो रीजनल और सीजनल फ्रूट्स खा लें, जूस ना लें। ये छोटे छोटे बदलाव क्या नहीं संभव है? और अपने जीवन में योगासन, प्राणायाम को उतारें। ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप कह रहे हैं कि असली डोपामिन इनसे नहीं, बल्कि जो स्ट्रेचिंग आपने बताई उसके लिए बिल्कुल आप गैप लें। ठीक है जी, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे फादर हैं, वो डायबिटीज़ के फादर है, डायबिटीज़ पेशेंट हैं। काफ़ी समय तक उन्होंने पिल्स ली, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि बे किडनी पे असर कर रही हैं, तो आप इसे रोक दीजिए, इंसुलिन के इंजेक्शंस जो हैं वो शुरू कर दीजिए। अब उनको प्रॉब्लम ये है कि वो जब इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, इट स्टार्टेड अफेक्टिंग हिज नर्व्स। वो उनके कई एरियाज़ में जो है जलन हो रही है, सेंसेशन फील हो रहा है, इचिंग फील हो रही है। तो अब वो पिल्स पे भी वापस नहीं जा पा रहे हैं, और अगर कंटिन्यू कर रहे हैं इंजेक्शन तो वो उनके अफेक्ट कर रही है। देखिए, पिताजी के ट्रीटमेंट के बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ। अदरवाइज डायबिटीज़ का जो टाइप 2 डायबिटीज़ का पूरा ट्रीटमेंट है वो गलत ट्रीटमेंट है, इस बात को समझिए। टाइप 2 डायबिटीज़ में मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन की अधिकता है क्योंकि शुगर ज़्यादा है, लेकिन फैटी लिवर या ब्लड सेल में, बॉडी सेल में जो पंप करने के लिए इंसुलिन को जितना फोर्स चाहिए वो रेजिस्टेंट हो गया। और आप जो भी दवा देते हैं या इंसुलिन देते हैं और इंसुलिन के लेवल को बढ़ाते हैं, मतलब हाइपर इंसुलिनीमिया, तो फर्दर इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि आज दवा देते देते दवा बंद करके इंसुलिन पे जाइए, फिर भी किडनी अफेक्टेड, हार्ट अफेक्टेड। हमारा एम क्या होना चाहिए? इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करो। ये कम करना फूड से कंट्रोल होगा, एक्सरसाइज से कंट्रोल होगा, जीवन शैली में बदलाव से कंट्रोल होगा। और इंसुलिन के लेवल को डाउन करो, मतलब इंसुलिन हाइपर से नॉर्मल हो फिर डाउन चला जाए। ऐसे व्यक्ति का पल्स रेट डाउन होने लगेगा, बीपी कम होने लगेगा। हमें ये करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का गलत है, उल्टा चल रहा है। अब चूंकि समय की अपनी सीमाएं, मुझे पता है बहुत सारी इस पे चर्चा कर सकते हैं सर, लेकिन आखिरी एक आपकी कोई इसकी सीख, समझाइश जो तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए और ज़रूर नहीं करनी चाहिए, वो ज़रूर आप दर्शकों को बता दें। 2-3 चीज़ें करने की हैं। बैक टू बेसिक्स, B2B हर समय मैं कहता हूँ, उसमें कुछ भी हो सकता है। ज़मीन पे आप बैठना सीख जाएं जी, बैक टू बेसिक्स है। खाने के लिए बैक टू बेसिक्स, रॉ खाएं, रियल खाएं, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, मिनिमलिज्म, मतलब जीवन में मिनिमलिज्म पे आ जाएं। आपकी ज़रूरतें कितनी हैं डिसाइड करें, उसी पे आ जाएं। स्टॉप सोशल इंडोर्समेंट, मतलब समाज वाले आपको क्या कह रहे हैं इसमें आप पड़े हुए हैं, बंद कीजिए। दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। स्टार्ट सर्चिंग यूनिक YOU, यू का यू, यूनिक, आपके अंदर क्या खास बात है उस पर काम करें। इन चीज़ों को करके अगर देखेंगे, जीवन का आकलन करेंगे, तो जो मैंने ज़िंदगी की परिभाषा समझाई है आपको समझ में आएगा, ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है। जी दोस्त, हम कहाँ उलझे हुए थे। वाकई आपने भी बताया कि हरी सब्जियां खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि जो ज़्यादातर सब्जियां आ रही है मार्केट में वो पेस्टिसाइड से ऑलरेडी बन मैंने के आ रही बताया, उदाहरण नहीं दिया था। है। तो डॉक्टर साहब, इनसे कैसे बचा जाएगा? फिर कैसे आदमी ग्रीन सब्जी जब हमने प्रोग्राम किया था 2016 और 18 हाँ जी। एक न्यूज़ चैनल के लिए, जब हमने सब्जियों का स्टडी करके दिखाया था, तब भी लोगों ने पूछा क्या करना है। बालकनी में आपके गुलाब, बेले, चमेले लगा हुए हैं, बालकनी फार्मिंग कीजिए। एक न्यूक्लियर फैमिली, दिल्ली नोएडा में रहने वाले न्यूक्लियर फैमिली के लिए एक बालकनी में उपयुक्त सब्जी उग जाएगी। एक इंडिविजुअल फार्मिंग। दूसरा कम्युनिटी फार्मिंग, सोसाइटी में रहते हैं, पूरा पार्क खाली पड़ा हुआ है, सोसाइटी के लोग मिलिए
और ये सारी सब्जियां सीजनल आप उगा लें। बाजार से लेने जाएंगे तो शायद आप 1 किलो लेके आएँ, लेकिन आज 10 लोग मिलकर जो सब्जियां उगा रहे हैं, आपको उसका 10 पत्ते की जरूरत हो पालक की, उतने ही तोड़े वहाँ से। एंड थर्ड, पॉलिसी मेकिंग पे जरूरत है। सरकार में बैठे नीति निर्धारक ये डिसाइड करें जहर नहीं खाने देंगे, हम जो लोग हमें जिता के भेजे हैं इनके लिए हमें व्यवस्था करनी है। नहीं उनको समझ में आए, मैं नीति बना के दे देता हूँ, व्यवस्था कर दें। ठीक है, आखिरी कोई सवाल बहुत जल्दी से? जी, एक सवाल था डॉक्टर साहब कि शुगर और ब्लड प्रेशर, ये आपने एपिडेमिक टर्म दिया इनको और ये सही भी है, इनका बॉडी के बाकी और किन अंगों पे साइड इफ़ेक्ट है? जैसे मयंक का एक सवाल था कि फादर अब एजेड हैं, मेरे घर में भी ऐसे कई लोग हैं जो ओल्ड एज के हैं और इस तरह की समस्याएं हैं, तो उनके क्या बॉडी और बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो रहे हैं इससे? जैसे आंखों में कम दिख, बिल्कुल, शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं जिस पे शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी असर नहीं करेगी। लेकिन मसलन ब्रेन, आइज, हार्ट, लंग्स, किडनी और पैंक्रियाज, इस और आपके प्राइवेट पार्ट ऑर्गन मतलब सेक्सुअल ऑर्गन, और पाँव जिसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो इस्कीमिया होता है, तो हर जगह असर करेगा। इसलिए क्योंकि ये जनरलाइज्ड डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, उसको कम करेंगे पूरा शरीर स्वस्थ होगा। वाकई तो इस खास कार्यक्रम में हमने ये जानने की कोशिश की कि आपका आहार कैसा हो, व्यवहार कैसा हो और विचार कैसा हो, क्योंकि कल कैसे बेहतर हो इसके पीछे तो हम सब लगे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने आज जो लब्बो लुआब इस पूरा निकला कि कल से पहले हम ये देखें कि आज कैसे बेहतर हो, तभी कल हमारा बेहतर होगा। इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कुछ सोचते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आपके सजेशन हो सकते हैं ऐसे स्वास्थ्य से जुड़े कुछ और कार्यक्रम के लिए। फिलहाल दर्शकों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि कमेंट दें जी, और अगर उनके कमेंट की जानकारी हमारी टीम निकालती है तो हम पार्ट 2 में करेंगे उसको। ठीक है, बिल्कुल। तो खबरें लगातार जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही अभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।